क्लास 10th भारती भवन ज्योग्राफी चैप्टर तीसरा है जल संसाधन वाटर रिसोर्सेस। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल करेंगे कारण बताएं। पहला सवाल, पृथ्वी पर महासागर में बहुत जल एकत्रित है, इकट्ठा है, ये सही बात है। फिर भी अनेक देश जल संकट से त्रस्त हैं, परेशान हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी पर महासागर में जल बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी 71% जल हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ से करेंगे, पृथ्वी पर जल तो बहुत अधिक है परंतु इसका 96.5% भाग महासागर में पाया जाता है, इतना ज़्यादा। ठीक है, यह हमारी बुनियादी ज़रूरतों पीने, नहाने, सिंचाई इत्यादि के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पीने लायक मीठा जल मात्र 2.5% है, परंतु इसका भी 70% ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और हिमालय जैसे हिम शिखरों पर एवं हिमनदों में बर्फ़ के रूप में है। ठीक है, तो शेष 30% में थोड़ा सा कम नदी, तालाबों, भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। ठीक है, जिससे कुछ भाग का उपयोग ही हम कर सकते हैं, इसीलिए जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है इतने जल होने के बावजूद। ठीक है, महासागर में वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। समझ गए? वो खारे पानी है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है पहला। दूसरा सवाल देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक एवं दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? तो बंगाल का शोक और बिहार का शोक, देखिए कोसी नदी के बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि कोसी जो बिहार में बाढ़ आता है प्रत्येक साल, वो कोसी नदी के कारण ही आता है। ठीक है, इसीलिए। और वहीं बंगाल में दामोदर नदी की बात की जाए तो बंगाल में बाढ़ वो दामोदर नदी के कारण ही आता है, इसीलिए बंगाल का शोक कहा जाता है। हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, बंगाल में दामोदर नदी विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण इसे शोक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। और वहीं कोसी नदी की बात की जाए तो वही होगा, बिहार में बाढ़ लाने का मुख्य कारण कोसी नदी ही है, इसीलिए बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तीसरा सवाल देखिए, जल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्यों माना जाता है जल काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन? इसका कारण क्या है? तो हम यहाँ से करेंगे, अर्थ ही जीवन है, पेड़ पौधे, फसल, जीव जंतु अस्तित्व जल पर ही निर्भर करता है। तो सारे कार्य जो हैं, पीने, नहाने, ठीक है, औद्योगिकरण, सिंचाई, सबके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जल एक राष्ट्रीय संसाधन के साथ साथ ये जीवन उपयोगी संसाधन भी, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस यहाँ तक आपको कर लेना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद प्रारंभ होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्या है पहला, विश्व में उपलब्ध जल कितना प्रतिशत महासागर में जमा है? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, पृथ्वी पर जल तो बहुत है लेकिन इसका 96.5% भाग महासागर में पाया जाता है। तो क्या आंसर होगा? 96.5%। दूसरा देखिए, दिल्ली में 13वीं सदी में जल संग्रहण यानी जल को इकट्ठा करने के लिए बने विशिष्ट तालाब का क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है, कब की बात है? दिल्ली में, यानी बीते हुए समय में 13वीं सदी में जो जल को बचाने के लिए एक तालाब बनाया जाता था विशेष, उस तालाब का क्या नाम है? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं जल संग्रहण की प्राचीन भारतीय परंपरा। ठीक है, तो देश की राजधानी दिल्ली में दक्षिण भाग में हौजे खास, इसका नाम है हौजे खास, एक प्रसिद्ध स्थान है और उसका नाम एक विशेष हौज यानी तालाब के कारण पड़ा, यानी हौजे खास के कारण पड़ा। इस हौज का निर्माण 13वीं सदी में इल्तुतमिश ने कराया, जिसे जल सीरी फोर्ट के पास क्षेत्र में आपूर्ति की जाती है, इसको बचाया जाता था। ठीक है, जल की आपूर्ति करने के लिए। समझ गए? उसका नाम आपको लिखना है हौज खास, अब कोष्ठ में तालाब लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा, राजस्थान में भूमिगत टंकियों में जो भूमि के ये नीचे जो टंकियाँ लगाई जाती थी, ठीक है, टंकियों में जो जल इकट्ठा किया जाता था, वर्षा जल का स्थानीय नाम क्या है? उस वर्षा जल का स्थानीय नाम क्या है जो भूमिगत टंकियों में राजस्थान में इकट्ठा किया जाता है? यहाँ पे देखिए, राजस्थान में बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर ये सारे ज़िले हैं। तो यहाँ पे फर्श से गिरे पानी को एकत्रित करने के लिए ज़मीन के अंदर एक टंकी बनाई गई। वर्षा जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं होता और इस जल को स्थानीय भाषा में पालर पानी कहा जाता है। क्या लिखना है? आपको लिखना है पालर पानी कहा जाता है। चौथा सवाल, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में पानी की धारा बदलकर सिंचाई के लिए प्रवाहित करने वाली जो व्यवस्था होती है, प्रणाली होती है, इसे क्या कहा जाता है?
यहाँ पे ध्यान देना है, पश्चिम हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो सारे क्षेत्र जो है वो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में आते हैं। तो वहाँ पे हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसकी धारा बदल कर सिंचाई की जाती है, तो उस व्यवस्था को कहा जाता है गुल या फुल कहा जाता है। समझ गए? आपको लिखना है गुल या फुल कहा जाता है। इसके बाद प्रारंभ होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी संख्या 11 है। पहला है, जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है? इसका आंसर करना है। तो इस प्रश्न का क्या मतलब समझ में आया? जल किस प्रकार काफ़ी कठिनाई से मिलने वाला संसाधन है, काफ़ी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता सबको। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, पृथ्वी पर जल तो बहुत है परंतु 96.5% महासागर में पाया जाता है। ठीक है, हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल काफ़ी कम है और पीने के लिए भी 2.5% है, और इसका भी 70% ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका यानी बर्फ़ के रूप में ये हिमनद में ये पाया जाता है। ठीक है, और शेष 30% थोड़ा सा कम जल तालाबों, भूमिगत रूप में जल में पाया जाता है, और कुछ भाग को उपयोगी हम कर पाते। इसीलिए इन सभी को देखते हुए, इन आंकड़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं जल एक दुर्लभ संसाधन है। जल आसानी से नहीं मिलता, काफ़ी कम मात्रा है इसकी। समझ गए? ये पूरा आपका आंसर। दूसरा सवाल देखिए, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? यानी भारत में जल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कौन कौन से स्रोत है उसके? तो यहाँ पे नज़र डालिए आप, भारत में जल के स्रोत और उसका वितरण और उपयोग। वितरण मतलब कहाँ वो पाया जाता है, किन किन स्थानों से हम पाते हैं जल को। पहला है वर्षा जल, ठीक है, और दूसरा है भूमिगत जल, नदियाँ, झील और तालाब, और पांचवा है ग्लेशियर। ठीक है, 5 ही हैं, और बस इसके नाम नहीं लिखने हैं, कम से कम आपके इसके बारे में एक दो लाइन आपको लिख भी लेना है ताकि अच्छे अंक मिल सके। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत में जल के स्रोत निम्नलिखित है। पहला है वर्षा जल। वर्षा जल सर्वत्र एक समान नहीं होती, अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर होती है, यानी इसके बारे में हो गया। दूसरा है भूमिगत जल, यानी ज़मीन के अंदर जो जल होती है, चापाकल, नलकूप के द्वारा हम निकालते हैं, कुआं, चापाकल द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसकी मात्रा सीमित है, यह लाइन आपको लिख लेना है। नदियाँ, भारतीय नदियों औसत जल बहाव 1869 अरब घन मीटर है। ठीक है, इसके बारे में हो गया। झील, तालाब, अन्य जलाशय देश में विभिन्न भागों में ये पाए जाते हैं, ये जलापूर्ति करती हैं। और पांचवा है ग्लेशियर, गर्मी में पिघल कर ये नदियों में जल प्रदान करती है और जलापूर्ति करती है, यानी नदियों का जल स्तर बनाए रखती हैं ग्लेशियर। ये 5 जल के स्रोत हैं भारत में। समझ गए? ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार लाभप्रद है, यह भी बताएं कि ये किस प्रकार हानिकारक भी हैं। तो ये आपको समझना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो होती हैं, एक उद्देश्य के साथ साथ एक समय में वो कई उद्देश्यों को पूरा कर दे। जैसे बांध बना दिया गया, नदी पर अगर बांध बना दिया गया तो वो बाढ़ से भी रक्षा करेगा, जल विद्युत भी होगा, सिंचाई भी होगा, मछली पालन भी होगा, पर्यटन भी होगा, यानी नौकायान होगा, पर्यटन के लिए भी वो लाभदायक होगा। यानी वो कई तरीके से वो क्या होता है, उसे लाभ प्राप्त होते हैं, वो कहलाती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और इससे हानि भी क्या होती है? हानि भी होती है, बांध टूट जाए तो बाढ़ आ जाएगा, जल इकट्ठा है तो वहाँ पे जल प्रदूषण भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें बताना है। आइए इसका आंसर पहले हम इसके लाभ को लिख लेते हैं। नदियों से सिंचाई का लाभ तो उठाया जा सकता है, साथ ही उन पर बराज या जल रोकने के लिए बांध, ठीक है, बनाकर ऐसे उपाय करना, सिंचाई, बिजली उत्पन्न करना, जल विद्युत हो गया, बाढ़ रोकथाम, मिट्टी का कटाव रोकना, नहरें, यातायात, तो ये सबका ये जो है, तो ये सभी कार्य इसके लाभ में आ जाते हैं। तो यहाँ तक कर लेना है, इसके लाभ हो गए। अब इसके हानि हम लिखेंगे। अब इसके बाद आपको लिखना है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दुष्परिणाम। ठीक है, तो कम से कम आपको 3 या 4 इसमें से लिख लेना है सारे। ठीक है, देखिए समझ में आ गया। 4 नंबर सवाल देखिए, नदियों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं, उनसे होने वाले लाभों का उल्लेख करें। बांध बनाने से, तो नदियों पे बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, जल विद्युत के लिए बनाए जाते हैं, पर्यटन स्थल बनाने के लिए उसको हम बांध का निर्माण करते हैं, सिंचाई के लिए भी हम बनाते हैं, मछली पालन के लिए भी बनाते हैं, कई उद्देश्य है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, नदियों पर बांध बनाने के निम्नलिखित कारण है। पहला, बाढ़ नियंत्रण में सहायक। दूसरा है जल आपूर्ति, सिंचाई के लिए, ठीक है, जल विद्युत के लिए उसकी आपूर्ति करना। तीसरा है जल विद्युत का उत्पादन भी होता है,
और चौथा है मछली पालन, मनोरंजन, पर्यटन, नौका विहार इत्यादि के लिए ये उपयोग में आता है। अब इसी में देखिए क्या है, इनसे लाभ तो यही हो गए, तो हम ऐसे लिखेंगे बांध से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। बाढ़ नियंत्रण होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है, मनोरंजन पर्यटन केंद्र बनता है, सिंचाई, मछली पालन इत्यादि होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर हो जाता है। पांचवा सवाल देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन बनी थी, उसका नाम बताना है और इनसे कौन से राज्य अधिक लाभान्वित हुए। जो नदी घाटी परियोजनाएं बनी, जब हम नाम बताएंगे तो उससे कौन कौन से राज्य क्या हुए, लाभ प्राप्त हुए। आइए इसका आंसर करते हैं। कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है और इस नदी घाटी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य को लाभ प्राप्त हुए। 6 नंबर सवाल देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, उसका नाम बताना है और यह किस नदी पर है, उस नदी का नाम बताना है जिस नदी पर वो बनी हुई है और इससे किस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिली। यानी जो बड़ी नदी घाटी परियोजना है, हम जब नाम बताएंगे इससे किस क्षेत्र में यानी किन राज्यों को आर्थिक विकास में, ठीक है, मदद मिली, यानी रुपया पैसा कमाने के विकास में मदद मिली। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप समझिए, आपको अभी नहीं लिखना है, भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सबसे जो बड़ी परियोजना है, ठीक है, और ये सतलज नदी पर, यह कितनी है, उसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और इससे देखिए क्या हुआ, जल विद्युत सबसे ज़्यादा इसी परियोजना से उत्पन्न होता है और इससे जिन राज्यों को लाभान्वित हुए यानी आर्थिक मदद मिली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सारे राज्य हैं, इनमें जल विद्युत आपूर्ति हुई। कृषि और उद्योग के लिए भी ये लाभान्वित हुए। समझ में आ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर भी है। सतलज एशिया का सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सर्वोच्च भाखड़ा बांध है जो सतलज नदी पर बना। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के निकट स्थित है, यानी सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ये पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए, इस परियोजना से जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1275 मेगावाट है जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इन राज्यों को। और कृषि उद्योग के लिए भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुई, यानी कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में भी ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इनसे आर्थिक सहायता मिल गई। यानी ये पूरा आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए देखिए 7वां सवाल, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के एक महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख हमें करना है। तो देखिए, जल संसाधन परिषद जो है वो जल प्रबंधन के अंतर्गत आता है, तो हम यहाँ से करेंगे, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 9 सितंबर 1987 को एक राष्ट्रीय जल नीति अपनाई। ठीक है, और इनके जो कार्य करने के बिंदु हैं यानी क्या कार्य करते हैं ये यहाँ पे बताया गया है। जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, प्रदूषित जल को साफ कर बार बार उपयोग करना। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया 7वां का। 8वां सवाल देखिए, जल संकट से आप क्या समझते हैं, भारत में पेयजल संकट के कारणों पर प्रकाश डालें। ठीक है, जल संकट क्या है, जल की कमी पड़ जाना जल संकट कहलाता है, पीने के लिए, कृषि कार्य के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए। तो ठीक है, वो जल संकट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, भारत में पेयजल यानी पीने वाले जो मीठे जल हैं उनके संकट के कारण का हमें प्रकाश यानी बताना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले जल संकट की परिभाषा हम लिखेंगे, जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है, जल की कमी। ठीक है, पृथ्वी पर विशाल जल सागर होते हुए भी नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्बलता एक जटिल समस्या है। ठीक है, तो जल आसानी से नहीं मिलता है, इसकी संकट बनी रहती है। जल संकट के भाव उत्पन्न होने से ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि का चित्र उपस्थित होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम जल संकट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया जल संकट की परिभाषा। और इसी में एक सवाल है, भारत में पेयजल यानी पीने वाले जल के संकट के कारण का हमें बताना है।
तो वो लिखने के बाद आपको फिर यहाँ से लिखना है भारत में पेयजल संकट के कारण निम्नलिखित है। पहला है भारत में जल का वितरण जो है, जल का पाया जाना वो उपलब्धता जो है वो असमान है, यानी पूरी विश्व में 2.5% ही मीठा जल है। ठीक है, असमान रूप से है, कहीं पाया जाता है कहीं नहीं पाया जाता है, कहीं क्षेत्र मरुस्थलीय है, कोई नदी के किनारे बसा है, कहीं क्या है पहाड़ी है पठारी है, समझ गए। और दूसरा है बढ़ती जनसंख्या और अति उपयोग। जनसंख्या बढ़ने से जब सबको जल चाहिए और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, ज़्यादा उपयोग भी हो रहा है, इसी कारण पेयजल की संख्या जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। तीसरा है भूमिगत, यानी ज़मीन के अंदर से जो जल अति दोहन होता है, जल की ज़्यादा बर्बादी होती है सिंचाई जैसे, ठीक है, करने से। घरेलू औद्योगिक अवशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों आदि के प्रयोग से जल प्रदूषित, यानी भूमिगत जल प्रदूषित होता है, वो नदी तालाबों में चला जाता है, नीचे चला जाता है, वो जल प्रदूषण होता है। ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, ये सारे केमिकल की मात्रा बढ़ जाने से हम क्या होगा, वो पीने योग्य नहीं होगा। और पांचवा है औद्योगिक नगरीकरण में, औद्योगिकरण से नगरीकरण से भी हो गया, नदियों में कचरे जो रसायन बहाए जाते हैं तो उससे क्या हो, जल प्रदूषित होता है जो पीने लायक नहीं होता। समझ गए, ये पूरा आपका हो गया। 9 नंबर सवाल देखिए, हिमालय की नदियाँ में सदा 9 नंबर सवाल देखिए, हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है, यानी वो सालों भर उसमें जल आपूर्ति रहती है, वो सालों भर उसमें जल हमेशा बना रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, ये सारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ऋतु विशेष में ही जल आपूर्ति रहती है, यानी बारिश वाले मौसम में इसमें जल बना रहता है। इसका कारण क्या है, ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो 12 मासी होती है, यानी वो सालों भर जल बना रहता है। इसका कारण देखिए, हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12 मासी अथवा स्थायी हैं। इनमें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। समझ गए, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा इसके प्रमुख नदियाँ हैं। तो ग्लेशियर ने हिम के पिघलने से भी इसमें जल बना रहता है, यही कारण है। और जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ये लिखने के बाद आपको फिर यहाँ से लिखना है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांश मौसमी होती है, जिनका स्रोत मुख्यतः वर्षा जल ही होता है, यानी बारिश वाले मौसम में ही इसमें जल बना रहता है, और ग्रीष्म यानी ऋतु यानी शुष्क मौसम में वर्षा नहीं होती, तो ये नदियों का जल स्तर घटकर छोटा हो जाता है, जल धाराएँ छोटी हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ गए इसका कारण। 10 नंबर देखिए, जीवन में जल का क्या महत्व है। जीवन में जल का क्या महत्व है, काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। जल का अर्थ ही जीवन है, पेड़ पौधे, फसल, जीव जंतु, ठीक है, और घरेलू कार्य के लिए भी, सिंचाई, सबके लिए जल की आवश्यकता है। तो ये सभी कारणों की वजह से जल क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीवन के लिए उपयोगी है। बस यहाँ तक कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा, जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला संसाधन है, किस तरीके से जो है वो नवीकरणीय संसाधन है और इसकी आपूर्ति जल चक्र द्वारा होती रहती है। देखिए वायुमंडल में जो जल मिलता है, यानी धरातल पे जो जल मिलता है वो वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में चला जाता है, आर्द्रता बनकर यानी बादल के रूप में वो बनता है और बारिश होता है, वो पृथ्वी पर पुनः वापस आ जाता है। और जब हम धरातलीय जल का प्रयोग करते हैं भूमिगत, वो पुनः पृथ्वी पर रिसकर वो नीचे चला जाता है, ठीक है, और इसी तरीके से स्तर बना रहता है। इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।